चलो हम लोग एस वाई बी कॉम सेम 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कैपिटल बजटिंग। देखो पहले होता क्या ये देख लो। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। कभी भी कोई एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसका पैसा कितने साल में वापस आएगा। अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ बिजनेस में तो कितने साल में ये रिकवर करूँगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल रहा है। ये बेसिस पे उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। और फ्यूचर में अगर कुछ एस्टिमेट करके हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो फ्यूचर में क्या अर्न करने वाला हूँ वो अर्निंग आज के डेट में क्या है उसका वैल्यू, इसके बेसिस पे वो बजटिंग करता है। तो वही हम लोग चेक करने वाले हर एक क्वेश्चन के हिसाब से। जैसा पूछा जाए प्रॉफिटेबिलिटी पूछते हैं कि रिटर्न्स कितने टाइम में आएगा वो पूछते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट हमें फॉर्मूले समझने होंगे इसमें क्या फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आपके पास दो तरीके के टेक्निक्स, एक ट्रेडिशनल टेक्निक जो पहले से चलते आ रहा है मेथड, और कुछ मॉडर्न टेक्निक। दोनों में 3-3 फॉर्मूले। वैसे बहुत और भी फॉर्मूलेस हैं बट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से ये 6 ही है। वैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और भी चीज़ें हैं। तो देखो ट्रेडिशनल टेक्निक में पेबैक पीरियड के हिसाब से हम पता करते थे कितने साल में हमारा पैसा रिटर्न आएगा, दैट इज पेबैक पीरियड। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो भाई हमने एक इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए तो 5 साल में कितना कमाया और कितना पैसा लगाया था, तो व्हाट इज माय प्रॉफिटेबिलिटी ये जानेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, क्या रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद आए मॉडर्न टेक्निक। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, मतलब फ्यूचर में जो अर्न करने वाले आज का क्या वैल्यू है उसका, तो उसके बेसिस पे ये फॉर्मूले यूज होंगे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो चलो दोनों में देखिए, यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत होगी। समझा व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर में जो अर्न कर रहे हैं उसका आज का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था, टाइम पीरियड क्या होता है। देखो यहाँ पे दिया मैंने ईयर 0, फिर ईयर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ईयर 0 में तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आज की तारीख में, तो जो पैसा जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। और एक बार पैसा लगाया तो फिर आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग कैश इनफ्लो। ये समझा? कैश आउटफ्लो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लो दैट इज योर रिटर्न। बट कैश इनफ्लो जानने के लिए ध्यान देना, मैं फॉर्मूला से पहले आपको कैश इनफ्लो कैसे मिलता बताया था। आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स तो आपको कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब आप डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे तब मिलता है आपको कैश इनफ्लो। सो व्हाट इज कैश इनफ्लो? वो प्रॉफिट जिसमें टैक्स माइनस कर दिया हो बट डेप्रीसिएशन जुड़ा हो, ऐसा प्रॉफिट जिसमें टैक्स माइनस हो गया है बट डेप्रीसिएशन जुड़ा हो, उसी को कहते हैं हम लोग कैश इनफ्लो। और डिटेल में इसको बताऊं शुरू से, तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस विल गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें जोड़ दो वापस से क्या, तो आपको मिल जाएगा कैश इनफ्लो। ये समझा कैश इनफ्लो कैसे ढूंढना है? आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, अगर डायरेक्टली कैश इनफ्लो दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो अब फॉर्मूले बताए तो क्या है, 6 फॉर्मूले के नाम बताए थे मैंने यहाँ पे, अब वो ढूंढना कैसे। अब ये देखो सॉल्व करते करते ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। फर्स्ट इज आपका पे बैक पीरियड, मेरा पैसा कितने साल में रिकवर होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का और मेरा 1 साल का प्रॉफिट दैट इज माय कैश इनफ्लो इज 20,000। डिवाइड करो जरा बताओ
1 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ गया 5 ईयर्स, मतलब मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 5 साल में रिकवर होगा। समझा? नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था मैंने कैश इनफ्लो पर एनम, बट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? टोटल कैश। मतलब 5 साल में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 साल के लिए, तो 5 साल का मेरा कैश इनफ्लो, दैट इज मेरा प्रॉफिट कितना, इसमें से मैंने शुरुआत में पैसा कितना लगाया था वो माइनस कर दो, वी विल गेट प्रॉफिट, नेट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ये डन। नेक्स्ट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आता है नेट सॉरी एवरेज प्रॉफिट, वो भी कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स, एवरेज नेट प्रॉफिट। अब जब मैं इस एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करूंगा तो कैश इनफ्लो मिलता है? डेप्रीसिएशन। मतलब मैं डेप्रीसिएशन से पहले वाले प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज करना होगा। मान लो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 साल का दिया है, 1 2 3, तीनों का टोटल करो, उसे 3 से डिवाइड कर दो, तो बन गया ना एवरेज। उसको डिवाइड कर दो, आपने शुरुआत में कितना पैसा लगाया था इनटू 100, तो आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा कितना आपका रिटर्न। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कभी ये लोग पूछते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो याद रखो, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बोला है तो कितना आपने इन्वेस्ट किया तो उससे, अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला है तो आपको इन्वेस्टमेंट का भी एवरेज निकाल के ही कैलकुलेट करना होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं। फिर आता है आपका प्रेजेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखो फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये तो इसकी जैसा ही है फॉर्मूला, बट देखो यहाँ पे कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो था, यहाँ पे मुझे वो चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू कितना है, आज का वैल्यू, फ्यूचर में जो आप अर्न करने वाले हो उसका आज का वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आपको मैं सब में बताऊंगा। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बड़ा सिंपल है, यही फॉर्मूले को माइनस की जगह डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हाँ, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब कितना भी बता दूं ये तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सम के टाइम पे समझेगा ये किस तरह से सॉल्व करना है। बस इतना याद रखो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने जनरेट किया है, सॉल्व करने का तरीके से मालूम पड़ जाएगा, इसे वाइट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे है ईयर, कौन से साल में आपको लग रहा है पैसा आ सकता है, और वो पूरा उस साल में नहीं आ रहा होता है, आधा थोड़ा सा अगले साल में आएगा, तो वो क्यूमुलेटिव वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो तब समझेंगे। तो चलो, अब आपको बेसिक पता है इसका, सम शुरू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन अमाउंटेड टू ₹1 लाख। मतलब आप कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा कितना लग रहा है? 1 लाख। तो 1 लाख इज नथिंग बट योर कैश, वेरी गुड, कैश आउटफ्लो विच इज, नेक्स्ट दिया आपको, दिस इज टू बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस and the net profit after providing depreciation at the rate 12% per annum for the machine is expected to be 15,000 per annum। बोलते हैं आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्री है, आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन, और आपका नेट प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स है 50%। योर नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू टैक्स, 50% बोला टैक्स। चलो देखते हैं अभी क्या करना है। आपको प्रॉफिट पता चल गया है, आपको ढूंढना क्या है? पे बैक पीरियड। क्या था पे बैक पीरियड का फॉर्मूला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। ठीक है, तो चलो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज कैश आउटफ्लो पता चल गया है, बस एक बार मुझे कैश इनफ्लो पता चल जाए डिवाइड कर देंगे। तो हम ढूंढते हैं अभी कैश इनफ्लो।
जिसमें आपको कौन सा प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन दिया है। तो नेट प्रॉफिट ये आफ्टर डेप्रीसिएशन मतलब अभी तक टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, बिफोर टैक्स है विच इज 15,000। डन। मुझे डेप्रीसिएशन भी लगेगा यहाँ पे, तो डेप्रीसिएशन भी निकालते हैं हम लोग। सॉरी, इससे पहले डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन 12% बोला है ना, 12.5% इस 12,500, और ये बिफोर टैक्स नहीं बोला है, आफ्टर टैक्स बोला है कि नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू 50% टैक्स। तो थर्ड इज कैश इनफ्लो, आपके पास दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 15,000 बराबर। इसमें जब मैं डेप्रीसिएशन ऐड कर दूंगा विच इज 12,500, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैश इनफ्लो। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 7,000 हो गया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे पे बैक पीरियड। फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। ऑब्वियसली बात है, ये सब पर एनम ही दिया था ना, तो ठीक है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, आपका कैश इनफ्लो है 27,500, डिवाइड करके बताओ 1 लाख डिवाइडेड बाय 27,500, 3.64 ईयर्स, मतलब लगभग 3 से 4 साल के बीच में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। डन। चलो सॉल्यूशन 2, यहाँ पे भी क्या बोला है सॉल्व करने के लिए, पे बैक पीरियड। देखो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या फर्क होगा, यहाँ पर सिंगल ईयर दिया था बराबर, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा है, तो क्या करना होगा ये समझना। अभी क्वेश्चन 2 में बोला प्रोजेक्ट इज अंडर कंसिडरेशन हैज फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो राइट नाउ इन द ईयर 0। ईयर 0 तो वो होता है जिस साल आप पैसा लगाते हो, मतलब आपका कैश आउटफ्लो। विल स्पेंड ₹15,000 ऑन दी प्रोजेक्ट। हाँ भाई, माइनस में दिया मतलब पैसा गया है। और देन 5 years विल गेट मनी बैक एज शोन बिलो। तो ये आपका क्या है, कैश इनफ्लो है, और बोला है पे बैक पीरियड ढूंढने के लिए। चलो भाई, आपका कैश आउटफ्लो विच इज, सेकेंड कैश इनफ्लो। अब ईयर 5 साल दिए, ये 5 साल का आपका कैश इनफ्लो दिया है, कितना कितना है, 7,000, 6,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। अब जब मल्टीपल ईयर दिया होगा तो इसका क्यूमुलेटिव निकालना होगा। क्यूमुलेटिव कैसे मिलता है, फर्स्ट ईयर का 7,000, इसमें सेकेंड ईयर का अमाउंट जोड़ दो, तो ये हो गया 13,000। इस 13 में थर्ड ईयर जोड़ दो 16,000, 2,000 ऐड किया तो 18, और 1,000 ऐड किया तो 19। मुझे तुम बताओ कौन से ईयर में मेरा 15,000 रिकवर हो रहा है? नहीं, वो तो उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। एग्जैक्ट है क्या 15? नहीं। तो मुझे ऐसा ईयर सिलेक्ट करके दो तुम विच इज वेरी क्लोज टू 15,000 बट नॉट बियॉन्ड 15,000। कौन सा ईयर है जहां पर 15,000 के बहुत करीब अमाउंट है क्यूमुलेटिव वैल्यू,
बट वो 15,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। कौन सा? सेकेंड ईयर, बराबर ना। ये है वो वैल्यू जो 15,000 के बहुत करीब है बट 15,000 क्रॉस नहीं हुआ है, तो ईयर 2 हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला दिया था, हमें वही फॉर्मूला यूज करना होगा पे बैक पीरियड के लिए अगर मल्टीपल ईयर हुआ तो। तुम बोलोगे सर दोनों में क्या फ़र्क है? भैया यहाँ पे पीवी फैक्टर कंसीडर होगा, यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पीवी फैक्टर यूज किए बिना। अभी तक हम पीवी फैक्टर पे आए नहीं हैं, तो ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे पे बैक पीरियड फॉर्मूला है ईयर प्लस क्यूमुलेटिव नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000। इसमें से माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना? क्यूमुलेटिव वैल्यू 13,000 डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। ध्यान से कॉलम देखना, कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो बताओ कितना है? वेरी गुड, ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्यूमुलेटिव वैल्यू ये हो गया, और कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर का ये हो गया, बराबर। तो जो हो गया फॉर्मूला बाहर करने की जरूरत ही नहीं। ईयर कौन सा सिलेक्ट हुआ? 2 प्लस 15,000 माइनस 13,000 डिवाइडेड बाय 3,000। पहले ये माइनस करके डिवाइड करो, 15 में से 13 माइनस करो, डिवाइडेड बाय 3,000 कितना? अरे 0.67। चलो जोड़ दो, 2.67 ईयर्स। डन। देखो सिंगल ईयर रहेगा तो बड़ा सिंपल है, और मल्टीपल ईयर रहेगा तो क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 3। चलो ध्यान दो क्या बोला। शोभित लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन। 2 मशीन A and B are available at a cost of 1,20,000 each। आप चाहे तो A मशीन खरीदो या B मशीन खरीदो, दोनों मशीन कितने कितने की है? 1,20,000 1,20,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री। अर्निंग आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्री। बिफोर डेप्री मतलब डेप्री जोड़ दो तो क्या बनता है? मतलब घुमा फिरा के इन्होंने आपको बोला है ये क्या दिया है आपको? कैश इनफ्लो। समझा? चलो मुझे कैश इनफ्लो मशीन ए और बी दोनों का 5-5 साल का डेटा है। इवैल्यूएट 2 अल्टरनेटिव बाय यूजिंग पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड से बताओ कौन सी मशीन सिलेक्ट करनी है। तो भैया जिसका ईयर सबसे कम होगा मैं वो वाली मशीन सिलेक्ट करूँगा। तो चलो कैश आउटफ्लो फिर चाहे मशीन ए हो या मशीन बी हो, दोनों का आउटफ्लो कितना है? 1,20,000। उसके बाद मुझे दे दिया है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? ईयर फिर कैश इनफ्लो और उसका करेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव वैल्यू। ये तो हो गया हमारा मशीन ए, बराबर। फिर आता है मशीन बी का, इसी के साथ कर लेते हैं। इसका भी मुझे चाहिए क्या? कैश इनफ्लो, और मैं करूँगा उसका क्यूमुलेटिव। डन। कितने साल दिए? 5। तो 5 साल का हम क्यूमुलेटिव करेंगे।
चलो फर्स्ट मशीन का 50, 40, 30, 20, 20, 50,000, 40,000, 20,000, 30,000, 20,000 एंड 20,000। इसी तरह से मशीन बी का बताओ मुझे। 20, 30, 50,000, 40,000 एंड 40,000। डन। अब इसका क्यूमुलेटिव करेंगे हम लोग। पहले साल का मशीन ए का 50, उसमें ऐड करेंगे 40 तो हो गया 90, इसमें ऐड करेंगे 30 तो 120, फिर 20 ऐड किया तो 140 और 20 ऐड किया तो 160। मशीन बी का 20,000 प्लस 30 is 50,000 प्लस 50 is 1 lakh प्लस 40 is 1,40,000 प्लस 40 is 1,80,000। डन। चलो सॉल्व करेंगे तो भैया पहले वाली मशीन तो बड़ी सिंपल है। 1,20,000 कहाँ रिकवर हो रहा है? थर्ड ईयर में, बराबर। तो हो गया पे बैक पीरियड मशीन ए 3 इयर्स में पैसा रिकवर हो रहा है। मशीन बी यहाँ पे 1,20,000 कहाँ रिकवर हो रहा ही नहीं है। एग्जैक्ट 1,20,000 कहीं पर भी नहीं है। तो वेरी क्लोज टू 1,20,000 कौन सी वैल्यू है? थर्ड ईयर 1 लाख, बराबर। तो चलो इसमें तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ईयर क्या लेंगे? 3 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,20,000, क्यूमुलेटिव वैल्यू 1 लाख और अगले साल का कैश इनफ्लो 40। तो चलो 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करो, 40,000 से डिवाइड करो, 0.5। तो मेरा आंसर आया 3.5 ईयर। कौन सी मशीन सिलेक्ट करें बताओ, ए की बी? ए क्यों? उसका पे बैक पीरियड कम है। तो मशीन एज पर पे बैक पीरियड अप्रोच, machine A is to be selected as its payback period is less। समझा? जब 2 मशीन होगी तो कमेंट तो देना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 3, सॉल्यूशन 4 देखते हैं क्या बोला। फॉलोइंग इज द रेलेवेंट डेटा फॉर 2 मशीन ए और बी। आउटले, कैश आउटले मतलब कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो पहले और दूसरे साल का है सिर्फ ए मशीन का, और बी मशीन का 3 साल का डेटा है। फाइंड आउट विच ऑफ द 2 इज बेटर इन्वेस्टमेंट शोइंग नेसेसरी वर्किंग पेबैक पीरियड और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। इस बार पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी आ गया। मुझे दोनों फॉर्मूले के हिसाब से कमेंट देना होगा। आगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की मगजमारी, उसे कौन सा वाला मशीन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो हमारा सबसे पहला आ जाएगा कैश आउटफ्लो। कौन सी मशीन है? ए बी। मशीन ए बी, ए का आउटफ्लो है 2,000, दूसरे का है 2,400। उसके बाद आता है कैश इनफ्लो। अब देखा जाए तो वैसे दोनों का, पहले वाले का भले 2 ईयर है, सेकंड वाले का तो 3 साल है। मशीन
ए नहीं, प्रपोजल ए और बी। ए का कैश इनफ्लो और फिर करेंगे क्यूमुलेटिव, बी का कैश इनफ्लो और फिर करेंगे क्यूमुलेटिव। बराबर। पहले वाली मशीन का 1000, तो ये फर्स्ट ईयर 1000, सेकेंड ईयर 1000, इसका थर्ड ईयर नहीं है। क्यूमुलेटिव किया तो ये 1000 और सेकेंड ईयर ऐड किया तो 2000 हो गया। मशीन बी या प्रपोजल बी 800 800 2000, इसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो 800 प्लस 800 इज 1600 प्लस 2000। अब प्रपोजल ए की बात करें तो आपका 2000 रुपये यस रिकवर हो रहा है। तो माय पे बैक पीरियड मशीन या प्रपोजल ए का है 2 ईयर और बी का, हाँ यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट 2400 कहीं पर भी रिकवर नहीं हुआ। सो वेरी क्लोज टू 2400 इज 1600। ईयर सिलेक्ट हुआ 2, तो चलो ईयर 2 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव वैल्यू और नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो इज 2000 यार 0.4। सो 2 प्लस 0.4 इज 2.4 ईयर। अब पूछा इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी फॉर्मूला क्या है इसका? टोटल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अब ए का फाइंड आउट करें तो इनफ्लो का टोटल वो तो कर दिया हमने, विच इज 2000 माइनस आउटफ्लो 2000। तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, जितना पैसा लगाया वो पूरा रिकवर हुआ। बी में टोटल कैश इनफ्लो, इसका टोटल करो या ये ले लो, टोटल ही तो किया है। 3600 माइनस आउटफ्लो कितना था, तो कितना आ गया 1200। तो भाई अगर मैं पे बैक पीरियड की बात करूं तो ये वाली ए वाला प्रपोजल सिलेक्ट करो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो बी वाला सिलेक्ट करो। आगे बॉस देखे उसे टाइम पीरियड के हिसाब से मशीन लेना है या प्रॉफिट के हिसाब से। डन। तो यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं, एज पर पे बैक पीरियड, मशीन ही बोला था ना इन्होंने, 2 मशीन है ना। मशीन A is to be selected और as per payback profitability, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा तो मशीन B is to be selected। डन। चलो सॉल्यूशन 5। चलेगा।
चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक नया चीज आ जाएगा। अ कंपनी इज कंसिडरिंग परचेजिंग अ मशीन, 3 मशीन है हमारे पास, X ले लो, Y ले लो या Z ले लो, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। तीनों मशीन का कॉस्ट अलग अलग है, 50,000, 60, 75। इन सब का स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया और इन सब की लाइफ भी दे दी है। जब भी आपको एस्टिमेटेड लाइफ देते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। आपका फॉर्मूला आता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट आपके पास दिया है, स्क्रैप आपके पास दिया है, लाइफ भी आपके पास दे दिया है, इस तरह से डेप्रिसिएशन मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्री, ठीक है। रैंक द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इनकम टैक्स आप एज्यूम कर लो 50%। इस बार ना पे बैक पीरियड ना पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, इस बार एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कुछ बोला नहीं है, वैसे तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लेके सॉल्व करते हैं। चलो, तो याद है ARR का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर टैक्स और इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। मुझे कैश इनफ्लो नहीं चाहिए, मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। और इन्होंने हमें कौन सा प्रॉफिट दिया? बिफोर टैक्स। तो चलो, ARR ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना। और इन्होंने हमें कौन सा दिया है? बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्री और टैक्स। ए भैया, जब तक डेप्री नहीं माइनस करोगे तब तक आपको बिफोर टैक्स नहीं मिलेगा, आप टैक्स नहीं माइनस कर पाओगे। मतलब आपको पहले डेप्रीसिएशन माइनस करना है। देखो कौन सा प्रॉफिट दिया है, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। मतलब सेल में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस किया है? एक्सपेंस। तो जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री और टैक्स। पहले मुझे निकालना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर मैं माइनस करूंगा टैक्स, तब मिलेगा मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मुझे तो कहाँ पे कौन सा वाला प्रॉफिट दे दिया इन्होंने? बिफोर डेप्री एंड टैक्स। तो चलो, मुझे इसका मतलब पहले डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। डन। तो लो भाई, पहले हम निकालते हैं डेप्रीसिएशन। अब लाइफ दिया है तो फॉर्मूला आ जाएगा कॉस्ट माइनस लाइफ। X, Y और Z 3 मशीन है ना। X का कॉस्ट कितना है? 50, स्क्रैप है 5, लाइफ है 12। सो 50,000 माइनस स्क्रैप 5,000 अपॉन लाइफ 12 ईयर्स। दूसरा, इसका कॉस्ट है 60,000, स्क्रैप 7,500, लाइफ है 10। 60,000 माइनस 7,500 अपॉन लाइफ है 10 ईयर्स। थर्ड, 75,000, 10,000 स्क्रैप है, 13 ईयर का लाइफ है। 75,000 माइनस स्क्रैप 10,000, लाइफ है आपका इसका 13 ईयर्स। तो चलो एक एक का डेप्रीसिएशन बताओ। 8,700 एंड 3,000, 3,750 पॉइंट में है। 45,000 डिवाइडेड बाय 12, 3,750 आया एग्जैक्ट। चलो दूसरा, 60,000 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 10, 5250। तीसरा, 75,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 13 ईयर्स, 5,000। लो भाई, डेप्रीसिएशन मिल गया। अब एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है
तो आपको दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। मैं सबसे पहले माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन, मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर मैं माइनस करूंगा टैक्स, और टैक्स का रेट कितना दिया है 50%, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। फिर एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके पास एवरेज ही प्रॉफिट दिया इन्होंने। तो चलो मशीन एक्स वाई जेड, प्रॉफिट देखते हैं क्या दिया। 10, 14 और 18, 10,000, 14,000 एंड 18,000। इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 3750, 5250 और 5000। लास्ट वाले का आया 13। बताओ बाकी तुम कर लो इजी इजी, कितना आ रहा है सेकंड वाला 8750, 62। अब 50% टैक्स, इसका 50% माइनस करो 3125, तो बचेगा भी कितना 3125। और ये क्या है ऑलरेडी एवरेज ही दिया है ना। नेक्स्ट वाले का 8750 का आ गया 4375, तो बचा कितना 4375। 13,000 का हाफ 6,500, 6,500। चलो मिल गया। तो अब मिल जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कैसे मिलता है? एवरेज NPAT अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज कैश आउटफ्लो इनटू 100। तो लो भाई यहाँ पे है 3125 इंटू 100, और आपका इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में कितना 50 आया ना, 50, 60 और 75। यहाँ पे आ जाएगा 4375 इंटू 100, और यहाँ पे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 60,000। थर्ड 6,500 इंटू 100, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था आपका 75,000। चलो बताओ कितना कितना परसेंटेज? हाँ 6.25%, 7.29, 8. अब इन्होंने क्या बोला था पता? इन्होंने तो बोला था रैंक दो प्रोजेक्ट को ARR के हिसाब से। तो ठीक है, प्रोजेक्ट X, Y और Z है, इन सब का ARR कितना है एंड उसके हिसाब से रैंक दे देंगे। ARR है 6.25, 7.29, 8.67। सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिल रहा है? तो ये रैंक 1 हो गया। उसके बाद कितना मिल रहा है Y, ये रैंक 2 हो गया, और सबसे कम है वो तो ये हो गया थर्ड रैंक। डन। इस तरह से रैंकिंग दे देना, टेबल बना दोगे। अच्छा, मूव ऑन टू सॉल्यूशन 6। लो भाई यहाँ पर भी बोला है विच ऑफ द टू शुड बी प्रिफर्ड एज पर ARR। वर्किंग रिजल्ट ऑफ टू मशीन आर गिवन। मशीन 1 लो या तो मशीन 2 लो ARR के हिसाब से। कॉस्ट दे दिया है, मतलब मशीन कितने की है वो बोला है। सेल्स दे दिया है आपको, और यहाँ पे दे दिया है टोटल कॉस्ट पर ईयर दे दिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ भी दे दिया है। स्क्रैप नहीं दिया तो नहीं दिया तो नहीं है। ठीक है, दो मशीन ARR। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना रेट भी लिख देता हूँ, टैक्स रेट 50%। डन। तुम लोग भी अपनी क्वेश्चन में लिख लेना। अब ARR ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आया हमारा डेप्रीसिएशन विच इज कॉस्ट माइनस अपॉन लाइफ मशीन 1 और 2 है, मशीन 2। कॉस्ट कितना है 45,000। स्क्रैप तो दिया नहीं है, 45,000 स्क्रैप दिया नहीं है। लाइफ इसका 2 ईयर्स है, इसका 3 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय लाइफ 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय लाइफ 3 ईयर्स। तो बताओ कितना आया डेप्रीसिएशन? 22,500 और ये 15,000। डन। फिर हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें कौन सा दिया है इधर? प्रॉफिट नहीं दिया इस बार दिया है आपको सेल्स में से आप माइनस करोगे कॉस्ट, जिसमें ये लोग बोल रहे हैं एक्सक्लूडिंग डेप्री, मतलब डेप्रीसिएशन माइनस आगे करना पड़ेगा। तो सेल माइनस कॉस्ट, तो मतलब मिला नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। मैं माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। सेल्स 1,80,000, कॉस्ट 36 और 30, माइनस किया 64,000, 50,000, माइनस करेंगे डेप्री, वो तो अभी कैलकुलेट किया 22,500, 15,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 41,500 एंड इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 50%, तो निकालो 50%। 41,500 का 50% इज 20,750। तो बचा कितना? 20,750। 17,500, तो बचा कितना? 17,500 हो गया। अब मिल जाएगा ARR इज इक्वल्स टू एवरेज NPAT। अब मेरे पास यही एवरेज है क्योंकि सिंगल ईयर दिया है, अपॉन कैश आउटफ्लो लिखो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखो। आपका एवरेज NPAT आया है 20,750 इंटू 100 और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 45,000 स्टार्टिंग में लिखा है। यहाँ पे है 17,500 इंटू 100, इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 45,000 है। तो चलो बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है? 46 पॉइंट। और सेकेंड वाले का कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए? फर्स्ट वाला, मशीन 1। नोट लिख दोगे? चलो अब आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। देखो एक पंगा है, ये प्रेजेंट वैल्यू या तो आपको कैलकुलेट करके देंगे या तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। मैं कैलकुलेट करना कैसे वो सिखाता हूँ। बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज़ का इतना आ रहा है। अभी कैसे निकालते हैं देखो, n डिवाइडेड बाय n प्लस r, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये देखो 10% या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, और ऐसा अगर करोगे तो ये 0.10 आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10,
बराबर, कैलकुलेटर रेडी करो, लिखो 1 डिवाइडेड बाय, देखो 1.1 प्लस 1 प्लस 0.10 मतलब क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, बराबर। तो चलो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, बराबर है ना, हाँ 1.10, हाँ। अब ध्यान से सुनना, वापिस से करो कैलकुलेटर, 1 डिवाइड 1.10, एक बार इक्वल टू दबाओ तो देखो मैच हो गया, 0.91 मतलब यहाँ पे आ रहा है 0.909, मतलब राउंड ऑफ करके 0.91, एक और बार इक्वल टू दबाओ, आया, कितना आया, नहीं आया, तुमने कैलकुलेटर गड़बड़ किया, वापिस से करो, 1 नहीं हो रहा उसमें, कैशियो है, सिटीजन का ले लो, है ना, कैशियो में वो होती है दिक्कत ऐसे। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू दबाते रहो, आ जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड, अबे रूट हो गया, 1 डिवाइड 1.1, क्या कर रहा है मैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू किया तो 0.909, फिर से इक्वल्स टू किया तो 0.826, 0.751, 0.683, बराबर, इक्वल्स टू करते रहो, ये ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो चलो मुझे ये बताओ, अगर 10% के लिए मैंने 1 डिवाइडेड बाय 1.10 लिया, किसके लिए, 10% के लिए, तो बताओ 20% के लिए क्या लेंगे, 1.20, 50% के लिए क्या लोगे, 1.50, तो बताओ मुझे 5% के लिए क्या लोगे, 1 डिवाइडेड बाय, समझा। चलो अब आ गया, ये कैलकुलेट करें, इधर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इन्होंने दिया है 0.91 तो 0.91, अगर नहीं दिया है तो 4 डेसिमल लेके सॉल्व करना, समझा कि नहीं समझा, 0.9091 दे दिया है, दो डेसिमल, इन्होंने 2 डेसिमल दिया 0.91, हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 डेसिमल लेके सॉल्व करना, आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, मेसर्स प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन मशीन एक्स जिसका कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर है, तो मुझे आज की वैल्यू पे उसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब ये आउटफ्लो हो गया 30 लाख रुपीज इन लाख्स बोला है ना, फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं आ रहा है पैसा, बट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में मुझे 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 16 लाख मिल रहा है। उसके बाद बोला है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस तरह से, अब इन्फ्लेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो 1 रुपये का वैल्यू कम करके फ्यूचर में जो वैल्यू उसका आज का वैल्यू कम ही कंसिडर करेंगे, तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया है। एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर द मशीन मे बी बॉट यूजिंग NPV वैल्यू, अगर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया तो हाँ मशीन खरीद लो, नेगेटिव आया तो मशीन मत खरीदो। ध्यान देना, पहले सॉल्व करते हैं फिर मैं सवाल पूछता हूँ, देखते क्या जवाब देते हो तुम। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सिखाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस। चलो देखते क्या करना है। तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो, फिर आएगा कैश इनफ्लो, इनका अमाउंट, टाइम पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बराबर। कैश आउटफ्लो की अमाउंट 30 लाख है, बराबर, यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज इन लाख, ठीक है। फिर कैश इनफ्लो ईयर 1, 2,
वही ना, 1 2 3 4 5 ईयर दिया ना, कितना कितना दिया है, पहले साल तो ज़ीरो है, 10 15 12, पहले साल है ज़ीरो, फिर 10 लाख 15 लाख 12 लाख 16, डन। पीवी फैक्टर टाइम पीरियड, जिस साल आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 0 ईयर हुआ, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 रुपया ही रहेगा आज का, और आगे का आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले वाले का 0.91, बराबर ना, 8375, 0.75, 6862, डन, हो गया, सम खत्म, बस मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है। मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा, बराबर। कैश फ्लो लिखता हूँ मैं, इनफ्लो नहीं, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों लिख रहा हूँ ना मैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, देखो पहले साल का तो 30 लाख ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो ज़ीरो, फिर उसके बाद 10 को 0.83 से मल्टीप्लाई किया, 10 लाख इंटू 0.83, 0.83 आया, बराबर ना, 10 इंटू 8.3 आया, 15 को मल्टीप्लाई करो 0.75 से, 11.25, 12 को मल्टीप्लाई करो 0.68 से, 8.16, और 16 को मल्टीप्लाई करो 0.62 से, 9.92। इसका मतलब पता क्या हुआ, पाँचवें साल में जो आप उम्मीद कर रहे हो 16 लाख मिलेगा, उसका आज का वैल्यू है 9,92,000। तो आज का वैल्यू लेके आए। अब क्या करना है, ये जितना कैलकुलेशन किया है, आउटफ्लो नहीं है सिर्फ इनफ्लो, इसका टोटल करो। आज बताओगे? 37 पॉइंट, डन। चलो भाई, फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू is equals to present value of cash inflow minus present value of cash outflow। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 37.63 लाख, माइनस आपका आउटफ्लो 30 लाख, तो आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव 7.63 लाख, बराबर। बताओ मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं? करो, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आता तो मतलब अगर मान लो ये 27.63 होता या 30 होता तो आंसर नेगेटिव आता, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आंसर ये 0 आता तो करना है कि नहीं करना है? करना है। अगर आंसर 0 आता है तो भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इसका मतलब है 0 आ रहा है, मतलब आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर पीवी फैक्टर जो 10% है, आप एग्जैक्ट 10% कमा रहे हो, तो आपको आंसर 0 भी आता है तो भी इन्वेस्टमेंट करना है। समझा? चलो, समझा ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में जो कमा रहे हैं तो ऑब्वियस है, फ्यूचर में जो कमा रहे हैं उसकी वैल्यू कम ही होगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी सोच है। सोचने के लिए तो हम खुद ही भगवान हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 8। अब थोड़ा सा मेहनत है, नहीं क्या है, सेम है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट द पे बैक पीरियड। याद है पे बैक पीरियड सॉल्व किया था, मल्टीपल ईयर होते थे तो हम लोग क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालते थे, बराबर।
तो इसका मुझे क्यूमुलेटिव निकालना ही पड़ेगा, पे बैक पीरियड निकालने बोला, और बोला है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी निकालो। हाँ, तो फिर मुझे पीवी फैक्टर लेना पड़ेगा। चलो, और आपका 20% के हिसाब से पीवी फैक्टर दे दिया है। डन। चलो देखते हैं क्या करना है। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लेना और पे बैक पीरियड। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कैश इनफ्लो, सॉरी कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना है? आउटले 77,520। अब आगे कैश इनफ्लो दे दिया आपको। अब जब कैश इनफ्लो दे दिया तो मुझे डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, तो एस्टिमेटेड लाइफ दिया वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। अब मैं ढूंढूंगा कैश इनफ्लो ईयर, 5 साल दिए बराबर। ये 5 साल का मुझे कैश इनफ्लो दिया है। जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी कितनी है? 22, 30, 40, 30, 40, 32, 1616। डन। अब जब मुझे पे बैक पीरियड निकालना है तो मुझे इसी का क्यूमुलेटिव करना होगा, which is 22,000 plus 30, 52,000 plus 40, 92,000 plus 32। ऐसे मेरे को आएगा नहीं लिखने। 1,24,000 plus 6। डन। मैं अगर पे बैक पीरियड फाइंड आउट करूं, $77,520 किसी ईयर में आ रहा है एग्जैक्ट नहीं, तो वेरी क्लोज टू 77,520 कौन सा वैल्यू होगा? बराबर ईयर 2 हुआ। तो लो भाई, ईयर 2 प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 77,520 माइनस क्यूमुलेटिव वैल्यू 52,000 अपॉन नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 40। मतलब आपका पैसा जो है ना वो ये और ये इसके बीच में कहीं पे रिकवर हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ गया 2 प्लस 0.638, तो आपका आंसर आया 2.638 ईयर्स बराबर। लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, तो मुझे डिस्काउंट फैक्टर लेना पड़ेगा। मतलब मैं डायरेक्टली क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए मुझे, पहले मुझे चाहिए पीवी फैक्टर 20% के हिसाब से जो भी रहेगा पीवी फैक्टर। मैं पहले कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नया कैश फ्लो मिलेगा जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो या डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, हाँ, उसके बाद मैं क्यूमुलेटिव करूंगा। समझा कि नहीं समझा? तो अब डिस्काउंटेड निकालने के लिए मुझे ये नहीं देखना है अभी, ठीक है? ये तो मेरा काम आया था पे बैक पीरियड के टाइम। अब पीवी फैक्टर कितना दिया है? 0.83, 0.69, उसके बाद 0.58, 0.48 और 0.40। अब आपको कैश इनफ्लो से पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। 22,000 इंटू 0.83, 18,260।
नेक्स्ट 30,000 इंटू 0.69, 40,000 इंटू 0.58, 23,200, 32,000 इंटू 0.48, नहीं सुनाई दे रहा, 660, 360, और लास्ट 16,000 इंटू 0.40, डन। हाँ, अब इसका क्यूमुलेटिव करो तो डिस्काउंटेड फैक्टर में ये वाला क्यूमुलेटिव फैक्टर लेंगे, तो 18,260 प्लस 38,960, इसमें 23,200 ऐड करो, 62,160, इसमें 15,360 ऐड करो, 520, 6,400 ऐड करो, 83,920, चलो अब जरा ध्यान दो, 77,520 एग्जैक्ट कहीं पे है, 77,520 एग्जैक्ट है, तो आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, अगर एग्जैक्ट नहीं होता तो यही काम करते, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आ गया 4 ईयर, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ये, डन, विच इज 4 ईयर, समझा। चलो 8 हो गया, मूव ऑन टू सॉल्यूशन 9, डन। नारायण लिमिटेड प्रेजेंट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट कितना करना है 60,000, लाइफ है 5 ईयर, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, इनफ्लो दे दिए तो कहानी खत्म, मुझे ईयर से लेना देना नहीं। नोट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% और 10% के हिसाब से आपको पीवी फैक्टर दे दिया, 0 ईयर तो हमेशा बानी रहेगा। ढूंढने क्या बोला है, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलो ठीक है, बहुत मेहनत करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो, देखो जो कैश आउटफ्लो होगा वही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा, बराबर है, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो आपका कैश आउटफ्लो इज 60,000, फिर आएगा कैश इनफ्लो, ईयर, कितने साल का इनफ्लो दिया है 19,700, मतलब हर एक साल का 19,700 लेना, 5 साल 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो बराबर 19,700, 19,700 एंड सब जगह 19,700। पहले क्या बोला है, पे बैक पीरियड निकालने के लिए, वहां पे तो पीवी फैक्टर चाहिए नहीं ना हमें, तो ठीक है क्यूमुलेटिव कर देंगे सीधा, 19,700 प्लस 19,700, अरे बोलो फटाफट, 39, इसमें ऐड करो 19,700, 59,100 प्लस 19,700, 78,800, नेक्स्ट 98, तो लो भाई सबसे पहले पे बैक पीरियड निकाल देते हैं, तो आ गया हमारा ए पे बैक पीरियड एग्जैक्ट 60,000 कहीं पर भी आया नहीं, सो वेरी क्लोज टू 60,000 कौन सा 59,100, ईयर कौन सा हुआ 3, सो 3 प्लस कितना इन्वेस्टमेंट है आपका आउटफ्लो 60 माइनस 59,100, दी होल अपॉन नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 19,700, सो 3 प्लस कितना, हाँ 0.6,
0.46, तो आपका पे बैक 0.046, तो ये आ गया आपका 3.046 ईयर्स। डन। डिस्काउंटेड भी यहीं पे निकाल देते हैं, बी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब डिस्काउंटेड चाहिए तो आपको पीवी फैक्टर चाहिए, तो डिस्काउंट फैक्टर लिखो या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो, बात तो एक ही है। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट दिया अभी, 10%। ये मत ले लेना, ये तो 0 ईयर का है। 0.909, 0.826, 0.909, 0.826, 0.751, 683, 0.621। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो को, मल्टीप्लाई। अब देखो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल रखना, बार बार 19700 डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डालो 19700 इंटू 0.909 इक्वल्स टू 17907। अब बिना कोई बटन दबाए सीधा 0.826 इक्वल्स टू 16272, सीधा 0.751 इक्वल्स टू 14795, डायरेक्टली 0.683, 13455, 0.621, 12,234। ये आ गया आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, बराबर है। तो भैया कर दो, अब क्या क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव which is 17907 plus 16272, 34179 plus 14795, 48974 plus 13455, 62429 plus 12,234, 74,663। डन। अब कोई ऐसा ईयर जहां पे आपका एग्जैक्ट 60,000 नहीं आया, तो वेरी क्लोज टू 60,000 कौन सा है, बराबर। तो ईयर तो वही आ रहा है, फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ईयर 3 प्लस cost of investment is 60,000 minus cumulative value 48,974 divided by अगले साल का कैश इनफ्लो 13,455, so 3 plus 60,000 minus कितना 0.82, तो आपका आंसर आया 3.82 ईयर्स। बस इतना ही नहीं पूछा इन्होंने, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पूछा है। जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, बस माइनस की जगह डिवाइड कर देना है। तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा, तो ये टेबल वापस से बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश आउटफ्लो, फिर आ जाएगा कैश इनफ्लो, अमाउंट, कैश आउटफ्लो आपका 60,000 है, और आपके हर साल का 5 साल का 19,700 है ना कैश इनफ्लो।
फिर आपका टाइम पीरियड, ये तो 1 रहेगा। उसके बाद सॉरी ये 0 1 2 3 4 5, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर 10%। अब जरा एक खास बात बता रहा हूँ इजी करने के लिए कैलकुलेशन। इससे पहले जो सम सॉल्व किया था ये सब अलग अलग अमाउंट थी ना, अभी तो सब सेम है। तो 5 साल का पीवी फैक्टर जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 साल का ऐड करते हैं। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, 3.79। तो यहाँ पे देखो, हर बार लिखने से अच्छा सीधा एक ही बार 5वें साल में लिखो कि 5 साल का टोटल आ रहा है 3.79। अब एक ही बार मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म, टोटल ही मिल जाएगा हमें 74,663। ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और ये 0 ईयर तो 60 ही रहेगा। अगर आपको नहीं यकीन है तो ये सब लिख के रखो, टोटल करो, यही आएगा 74,663। डन। तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कौन है वो बजा रहा है बेंच, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, माइनस की जगह डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इज 74,663 डिवाइडेड बाय 60,000। तो क्या आ रहा है 74,663 डिवाइडेड बाय 60,000, 1.24। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है अगर आप 1 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपये 24 पैसे कमाओगे। समझा भी? चलो।